Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हाउसिंग लोन टैक्स बेनिफिट्स। देखिए, घर लेना हर किसी का सपना होता है और हाउसिंग लोन इस सपने को पूरी करने में मदद कर सकता है। हाउसिंग लोन लेने के दो बेनिफिट है। एक तो आप ईएमआई पूरी करके अपने उस घर को आसानी से अपना बना सकते हैं और दूसरा टैक्स के बेनिफिट। गवर्नमेंट भी हाउसिंग लोन को एनकरेज करती है ताकि लोग हाउस में इन्वेस्टमेंट कर सके और इसीलिए वो इनकम टैक्स में कई सेक्शंस के अंडर बेनिफिट देती है टैक्स का, जिन्हें ही हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको इन शॉर्ट पढ़ लेते हैं कि जब हम हाउसिंग लोन की रिपेमेंट करते हैं तो जो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसकी डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 80C मिलती है, जो कि हम एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। और उसमें जो इंटरेस्ट का पोर्शन होता है उसकी डिडक्शन हमें 24B के अंडर मिलती है और उसमें हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए साल का डिडक्शन ले सकते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जो डिडक्शन है वो ज़्यादा की हो सकती है, जिन्हें हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अगर आपकी घर की जो कीमत है वो 50 लाख तक है और लोन जो आपने लिया है वो 35 लाख तक है, तो आप 80EE की डिडक्शन भी ले सकते हैं, जो एक साल में मैक्सिमम 50,000 की हो सकती है। और जो ये 24B की डिडक्शन है उससे अलग है, मतलब वो डिडक्शन में 2 लाख अगर आपका इंटरेस्ट है तो उससे ऊपर का इंटरेस्ट अमाउंट आप इसमें ले सकते हैं डिडक्शन में, अगर आपकी कंडीशंस पूरी होती है। या फिर अगर आपकी घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख की है तो आप 80EE में डिडक्शन ले सकते हैं, जिसमें आप 1,50,000 पर एनम का डिडक्शन ले सकते हैं। ये भी 24B की जो डिडक्शन है उससे ऊपर की डिडक्शन है। और लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर आप EE की डिडक्शन ले रहे हैं तो आप 80EE की नहीं ले सकते, मतलब दोनों में से एक ही डिडक्शन ली जा सकती है एज़ पर कंडीशंस। अगर आपने हाउसिंग लोन जॉइंट नेम में ले रखा है और घर की ओनरशिप मतलब घर भी जॉइंट नेम में है, तो जो जॉइंट होल्डर है वो ये ऊपर वाली डिडक्शन इंडिविजुअली ले सकते हैं, मतलब हर किसी को इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 80C की डिडक्शन है 1,50,000 की, वो दोनों को 1,50,000 मिल जाएगी अगर दो बंदों का जॉइंटली हाउस है और लोन भी दो बंदों ने ही जॉइंटली ले रखा है। और आगे आने वाली स्लाइड्स में हमने इन्हें डिटेल में डिस्कस किया है, तो चलें उन स्लाइड्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 80C की डिडक्शन की। 80C की डिडक्शन जो कि हमने पहले भी बताया कि एक साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हैं। ये डिडक्शन हमें क्यों मिलती है? अगर हमने घर को बनाने या ख़रीदने के लिए, ठीक है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बनाने या ख़रीदने के लिए कोई भी पेमेंट की है तो हम 80C में उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। अगर उस प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के टाइम में कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस स्टैम्प ड्यूटी पे की है तो उसकी भी डिडक्शन ली जा सकती है, लेकिन जो ओवरऑल लिमिट है मैक्सिमम वो 1,50,000 की ही रहेगी। ये जो 80C की डिडक्शन है ये हाउस को बनाने के लिए और ख़रीदने के लिए मिलती है, लेकिन उस घर के कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर उसमें कोई भी एडिशन किया जाता है, ऑल्ट्रेशन, रेनोवेशन या रिपेयर की जाती है, तो उसके ऊपर जो भी कॉस्ट्स आती है उसे हम 80C में डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। जो हाउसिंग लोन है वो हम किससे ले सकते हैं 80C में डिडक्शन लेने के लिए? गवर्नमेंट से। वो सेंट्रल भी हो सकती है और स्टेट भी, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, LIC, नेशनल हाउसिंग बैंक से। पब्लिक कंपनी से भी लोन लिया जा सकता है जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है और जो कि इंडिया में घर बनाने के लिए या ख़रीदने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। जो इंडिविजुअल है जिसकी इनकम टैक्स पर डिडक्शन जिसको लेनी है वो अपने एम्प्लॉयर से भी हाउसिंग लोन ले सकता है, जहाँ पर एम्प्लॉयर है जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोकल अथॉरिटी है, बोर्ड है या कॉरपोरेशन है। लोन है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी लिया जा सकता है, जो कि घर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। जब घर
के लिए हाउसिंग लोन जो है लिया हुआ हो, उसकी रिपेमेंट के टाइम पर जो इंस्टॉलमेंट बनती है उसमें से सिर्फ प्रिंसिपल पोर्शन पर ही एटीसी की डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट के लिए अलग सेक्शन है। वो तो करी जो पिछली स्लाइड थी उसमें हमने बात करी हाउसिंग लोन की। अब दूसरा केस क्या आ जाता है कि जिसमें हमने हाउसिंग बोर्ड से या किसी और अथॉरिटी से जो है उनको हमने इंस्टॉलमेंट या पार्ट पेमेंट करी है। उसमें क्या है कि इन्होंने जो है हाउस को सेल कर दिया ओनरशिप बेसिस पर, और उसका जो इंस्टॉलमेंट है आगे आने वाले टाइम में पे किया जाएगा। मतलब जो भी पीरियड डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग। तो एक तो केस आ गया आपने लोन लिया उसकी रिपेमेंट की, दूसरा केस ये आया कि आपने लोन नहीं लिया, सेलर ने आपको घर ट्रांसफ़र कर दिया और जो आपको पेमेंट करनी है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर करनी है। तो जो इंस्टॉलमेंट बनती है उसमें प्रिंसिपल पोर्शन है वो तो एटीसी में आप डिडक्शन ले सकते हैं और इंटरेस्ट का 24B में आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसी तरह से आप पार्ट पेमेंट और इंस्टॉलमेंट जो कर रहे हैं वो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कर सकते हैं। अब एटीसी में डिडक्शन के इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ये भी है कि जो घर आपने लिया जिसमें आप एटीसी की डिडक्शन ले रहे हैं, तो उस प्रीवियस ईयर के 5 साल तक आप उस घर को ना बेचें। अगर 5 साल के अंदर अंदर आप बेच देते हैं तो जो आपको डिडक्शंस मिली है जितने भी सालों में वो आपको अवेलेबल नहीं होगी, अलाउड नहीं होंगी, और वो सारे डिडक्शन ईयर ऑफ सेल में आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी। तो इसीलिए ट्राई करिए कि जब भी आप एटीसी की डिडक्शन ले रहे हैं तो घर को अगले 5 सालों तक ना बेचें या ट्रांसफ़र करें। अब बात करते हैं इंटरेस्ट के लिए जो डिडक्शन है वो 24B में है और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर आती है। 24B के अंडर जो इंटरेस्ट अलाउड है उसमें जो हाउसिंग लोन है वो कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉपर्टी की और प्लॉट परचेज करने के लिए लिया जा सकता है। जबकि एटीसी की डिडक्शन सिर्फ हाउस को बनाने और परचेज करने के लिए ही लिया जा सकता है, लेकिन इसमें जो हाउसिंग लोन है वो इन सब चीज़ों के लिए लिया जा सकता है। अगर कोई पुराना लोन पे करने के लिए फ्रेश लोन लिया है तो उस पर भी जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो भी अलाउड है। और एक पॉइंट जो हमने पहले पढ़ा था कि सेलर अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है और पेमेंट अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पर होनी है तो इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो भी 24B में अलाउड है। इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पर अलाउड है, मतलब इंटरेस्ट आपने पे किया है या नहीं किया, अगर वो ड्यू हो जाता है तो आप 24B में उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया और उस पर कोई इंटरेस्ट है तो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ब्रोकरेज और कमीशन अगर आपने लोन के लिए कोई भी पे किया है तो उसकी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं कि किस केस में कितनी डिडक्शन मिल सकती है। तो देखिए, अगर तो हाउस प्रॉपर्टी है वो अगर आपने रेंट पे दे रखी है तो आपका जितना भी हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट लगता है तो वो आपका फुली अलाउड है, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि जब सेट ऑफ करना होता है इंटरेस्ट को या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को तो किसी दूसरे हेड से आप 2 लाख मैक्सिमम आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर डिडक्शन फुली अलाउड है। अब बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड की। सेल्फ ऑक्यूपाइड के देखिए केस में अगर आपने लोन लिया है रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो आप 1 या 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ के लिए 1 साल में मैक्सिमम 30,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आपने लोन लिया है परचेज़ के लिए या प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए तो इसमें 2 पॉइंट देखने हैं कि अगर लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है तो उस केस में आपको 1 या 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ के लिए 30,000 की मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है। और अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद और उस दिन लिया है तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन जिस ईयर में आपने लोन लिया है फाइनेंशियल ईयर में उसके 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया है और लेंडर ने इसका सर्टिफिकेट भी दे दिया है तो आपको 1 और 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज़ के लिए 2 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है। अदरवाइज़ 30,000 की डिडक्शन 1 साल में मिल सकती है। मतलब आप देखें तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको हर केस में 30,000 की 1 साल में डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम। सिर्फ एक केस में आपको 2 लाख की डिडक्शन मिल जाती है कि अगर आपने 1999 1 अप्रैल
1999 और उसके बाद घर लिया है और घर 5 साल में कंप्लीट हो गया है और उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया है, तो उस केस में आपको 1 साल में मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख की मिल जाएगी। देखो, इसको यहाँ पर हमने एक चार्ट के थ्रू भी समझाया है। आप यही पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि जो हाउस है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हो। जिस ईयर में कंप्लीशन होती है उस ईयर से आप इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले का पीरियड मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है उसके लिए क्या किया जाएगा। तो देखिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, जिस पीरियड में आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी या आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उस प्रीवियस ईयर से पहले का जो पीरियड होता है उसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहा जाता है। ये कब से शुरू होगा, जिस दिन आपने लोन लिया है और जिस जिस दिन आपका घर कंप्लीट हुआ है उससे पहले जो 31 मार्च आती है उसके बीच का जो पीरियड हुआ, या जिस दिन आपका घर कंप्लीट हो आपका लोन कंप्लीट हो गया वो डेट, इन दोनों में जो डेट पहले आ जाती है वो डेट तक का जो होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन से वो पीरियड, जब आपका घर कंप्लीट हुआ उससे पहले की 31 मार्च या जिस दिन आपका घर का रीपेमेंट कंप्लीट हुआ वो डेट, उन दोनों में जो डेट पहले आ जाती है वो डेट, और जिस दिन आपने लोन लिया उसके बीच का जो पीरियड हुआ वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। अब इसके लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस केस में जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो जिस दिन से आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उस ईयर से 5 सालों में वो डिवाइड कर दिया जाएगा और उसकी डिडक्शन आप 24B में ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का वो 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा और वो उस ईयर से शुरू हो जाएगा जिसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 80EE की और EEA की। इनमें काफ़ी से कॉमन पॉइंट है, वो पहले पढ़ लेते हैं। ये डिडक्शन मिलती है उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए जो आपने लोन लिया है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, सिर्फ उसके लिए अगर लोन लिया है तो उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए आपको डिडक्शन मिलती है। लोन है जो इंडिविजुअल ने लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है। जिस दिन लोन लिया गया है उस डेट पर एसएससी के पास और कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब जो लोन है वो पहली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लिया जा रहा है। और ये जो डिडक्शन है ये 24B की डिडक्शन से अलग है, मतलब 24B की डिडक्शन के बाद भी अगर कोई इंटरेस्ट बच जाता है जिस पर डिडक्शन नहीं मिल सकी तो वो आप 80EE या EEA में क्लेम कर सकते हैं अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। अब इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं। EE में आप 50,000 तक की एनुअल डिडक्शन ले सकते हैं, EEA में 1.5 लाख तक की ले सकते हैं। सैंक्शन डेट EEA में 1 अप्रैल 2016 से 31/3/2017 के बीच होती है और EEA में 1/4/19 से 31/3/2022 के बीच में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। डिडक्शन आपको EEA में असेसमेंट ईयर 2017-18 से शुरू होकर आगे आने वाले असेसमेंट ईयर तक की मिलती है जब तक आपका लोन रिपे नहीं हो जाता, और EEA में असेसमेंट ईयर 2021 से शुरू होकर आगे आने वाले असेसमेंट ईयर जब तक लोन पूरा नहीं हो जाता। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो EEA में मैक्सिमम 50 लाख हो सकती है, इसमें 45 लाख हो सकती है जो स्टैम्प वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है, मतलब जिस पर स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है। लोन सैंक्शन की बात करें तो EEA में 35 लाख का है और EEA में कोई स्पेसिफिक लोन की सैंक्शन की अमाउंट नहीं है। अब बात करते हैं जॉइंट टैक्स बेनिफिट्स की। तो जॉइंट टैक्स बेनिफिट्स है जो हाउसिंग लोन के लिए, वो जो भी डिडक्शंस हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस की है सबके लिए लिया जा सकता है, चाहे वो 24B की हो, 80EE की हो, EEA की हो या सेक्शन 80C की हो। इसके लिए 2 कंडीशंस क्या है, एक तो जो लोन लिया है वो जॉइंट नेम में हो
और एक जो प्रॉपर्टी है वो भी जॉइंट नेम में हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपके साथ डिस्कस किया हाउसिंग लोन के टैक्स बेनिफिट्स को। ये हमने डिटेल में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।